जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शरद पवार ने तो अपने लिए सेटिंग कर ली, कांग्रेस ने साथ दे दिया। राज्यसभा की एक सीट के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं शरद पवार। लेकिन इस सब के बीच में जहां झगड़ा हो रहा है वो है यूबीटी। अलग थलग पड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे, जिनके हाथ में न राज्यसभा लगी और जिनकी एमएलसी सीट भी अधर में लटकी हुई है। शरद पवार के इस राज्यसभा के चक्कर में उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस वक्त घमासान चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स भी है, उनके नेता भी नाम छुपाकर अपने मन की बात मीडिया से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तक और आदित्य ठाकरे तक इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए। वो ये सीट अपने लिए चाहते थे। आप वो समय याद कीजिए जब शुरुआत में बयान आया था शरद पवार का कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए थे। तुरंत जो है उनके राज्यसभा जाने को समर्थन दे दिया था संजय राउत ने। लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तरफ से बयान नहीं था, कांग्रेस की तरफ से भी नहीं था, समर्थन सिर्फ कर रहे थे संजय राउत। लेकिन बाद में जो हालात बने उसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वो साथ आ गए। कांग्रेस भी राज्यसभा सीट मांगने लगी। उद्धव ठाकरे के सामने भी एक संकट खड़ा हो गया कि एमएलसी की सीट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। कांग्रेस अगर आज शरद पवार को सीट मिल जाए तो कल को कांग्रेस एमएलसी में साथ देगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो खाली हाथ रह गई है, कांग्रेस भी अड़ी हुई थी। तो फिर इनकी पार्टी में फैसला हुआ कि हम राज्यसभा लेंगे और उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया। लेकिन उसके बाद से जो शरद पवार की, इनकी पार्टी की अपनी कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जो कांग्रेस ने अपना रुख बदला और जो संजय राउत ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, अब उसके कारण उद्धव ठाकरे परेशान है। पार्टी में अब ये बात सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे शरद पवार के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल 2 घंटे उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करके गए, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हुए। उनकी पार्टी का कहना था कि ये मौका हमारा है और हमें मिलना चाहिए राज्यसभा, हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 20 विधायक है। आदित्य ठाकरे ने तो खुलेआम कह दिया था कि राज्यसभा पर हमारा अधिकार है, हमारा टर्न है, तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो अंदर खाने बात चल रही थी वो ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना था कि शरद पवार भरोसे लायक नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि एक ऐसे पार्टी के साथ जो कि विलय के लिए, जो सत्ताधारी पार्टी के साथ विलय के लिए गुप्त मीटिंग कर रही है, सीक्रेट मीटिंग चल रही है, आप उनको राज्यसभा की सीट दे देंगे तो क्या भरोसा है कि वो अगले 6 साल हमारे साथ बने रहे। तो हमारी तो राज्यसभा की सीट बर्बाद हो जाएगी अगर शरद पवार ने पार्टी बदल ली। अभी उनके एनसीपी के साथ विलय की खबरें आई। इनके अगर आज अजीत पवार होते तो इनका तो विलय हो चुका होता, उसकी तो तारीख सामने आ गई। तो इसलिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। खासतौर से आदित्य ठाकरे तो और विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पिता राज्यसभा जाए और संजय राउत से भी वो इस बात के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन लॉबी कर रहे थे उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत। संजय राउत देखिए, वो तो है ही शरद पवार के एजेंट और डबल एजेंट का काम करते हैं। तो उन्होंने तो पूरा बीड़ा उठाया हुआ था कि शरद पवार को राज्यसभा भेजना है और इसके लिए वो पैरवी कर रहे थे उद्धव ठाकरे की पार्टी में कि किस शरद पवार के नाम पर मैं सहमति करा लूं, क्योंकि कल को 2028 का भी चुनाव आएगा। 2028 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है संजय राउत का, और उस समय भी इनके पास पर्याप्त सीटें नहीं होने वाली है, क्योंकि 5-6 सीटें खाली होंगी। तो तब राज्यसभा की महाराष्ट्र से सीटें खाली होंगी जिसमें इनके पास पर्याप्त संख्या अकेले नहीं होगी। तब उन्हें जरूरत होगी कांग्रेस की भी, शरद पवार की भी। तब शरद पवार संजय राउत के लिए लॉबी करेंगे। इसलिए संजय राउत तो अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन नुकसान करा दिया उद्धव ठाकरे का, क्योंकि इनके पास तो एक राज्यसभा सीट थी, प्रियंका चतुर्वेदी थी, लेकिन वो सीट चली गई। अब प्रियंका चतुर्वेदी भी किसी दिन पार्टी से चली जाएंगी। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में पहले ही लोग भाग रहे हैं, लोगों को देने के लिए पद नहीं है और उसमें भी ये पद छिन गया। इसलिए ये जो नाराजगी है वो इस बात से भी पता चलती है कि जब शरद पवार को लेकर फाइनल हो गया, कांग्रेस ने फाइनल कर दिया, तब उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने बोला था कि ये सीट हम अपने अधिकार की बात कर रहे थे, ये बात सिर्फ राज्यसभा की नहीं है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन हमें अपना उम्मीदवार उतारने का मौका ही नहीं मिला। और कांग्रेस तक उन्होंने यही बात पहुंचाई कि यहाँ पर आप शरद पवार पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, शिवसेना का गुस्सा यानी कि यूबीटी का गुस्सा तो बनता ही है, क्योंकि शरद पवार वो व्यक्ति है
और संजय राउत उनके भेजे एजेंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा से अलग कराया उद्धव ठाकरे को। उन्हें सपना दिखाया मुख्यमंत्री बनाएंगे, बड़ी पार्टी बनेगी, बड़े भाई बनेंगे, लेकिन आज खुद शरद पवार बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी के साथ केमिस्ट्री चल रही है, विलय की बात चल रही है, सत्ता में आकर बैठना चाहते हैं। तो यहाँ उद्धव ठाकरे को खींच तो होनी ही है, क्योंकि उनकी तो हालत इसलिए ही हो गई है ना। आज सपने में भी नहीं सोचा होगा उद्धव ठाकरे ने कि उनकी पार्टी की हालत हो जाएगी। बीजेपी से अलग हुए, पार्टी के दो टुकड़े हुए और आज इनके लिए अपना सिंबल गया, सब कुछ गया, यहाँ तक कि पार्टी के लिए चुनाव बीएमसी तक इनके हाथ से चली गई, विधानसभा चली गई, लोकसभा चली गई। तो इनके तो बुरे गत हुए और जिम्मेदार कौन है? शरद पवार और यहाँ से इनके संजय राउत और कांग्रेस। लेकिन शरद पवार तो खुद खेमा बदल रहे हैं, तो इसीलिए इनकी नाराजगी तो बनी हुई थी शरद पवार से। फिर इनको अपनी एक सीट की भी चिंता थी, तो यहाँ से तो समर्थन नहीं दिया। तब शरद पवार ने, सुप्रिया सुले ने सीधे बात की कांग्रेस से, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और भी कुछ नेताओं से बात की। तो दिल्ली कांग्रेस का समर्थन आया। दिल्ली कांग्रेस ने फैसला किया कि भाई शरद पवार को समर्थन देंगे। हालांकि तब भी सीटें पूरी नहीं बनती, 16 कांग्रेस के पास, 10 शरद पवार के पास, 26 चाहिए 37। तो उद्धव ठाकरे का समर्थन तो जरूरी था, पर उद्धव ठाकरे के पास विरोध करने का विकल्प नहीं था। उनकी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि वो समर्थन तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। अगर विरोध करते तो शरद पवार का विरोध करना वैसे भी अपने आप में, जब बीजेपी महायुति विरोध नहीं कर रही है तो इनके विरोध करने से इनकी छवि पर असर पड़ता। दूसरी बात ये भी होती कि कल को इन्हें भी एमएलसी के लिए जरूरत है, तो ये सीधे सीधे कांग्रेस से लड़ भिड़ नहीं सकते थे, शरद पवार से भिड़ नहीं सकते थे। इसलिए बार बार आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि कांग्रेस और यूबीटी मिलकर तय करेंगे, कांग्रेस और हमारी पार्टी मिलकर तय करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही हैं जो केंद्र में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वो बार बार इसी तरफ ध्यान दिलवा रहे थे कि हम दोनों, हमारी पार्टी है जो बीजेपी का विरोध कर रही है, तीसरी वाले बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी वो भले ही साथ आ जाए, लेकिन कब तक बने रहेंगे पता नहीं है। तो वो तो बार बार यही बात कह रहे थे, लेकिन विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था, कांग्रेस से अलग होना और दोनों से अलग रुख अपनाना। और उतनी हिम्मत भी कहाँ अब इनकी पार्टी कर पाएगी जिस स्थिति में है ये। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को समर्थन करना पड़ा और शरद पवार फिर से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की नाराजगी है और वो चल रही है एक तो संजय राउत से। संजय राउत को लेकर हमेशा से इनकी जो शरद पवार से नजदीकी है, कांग्रेस से नजदीकी, उस पर सवाल उठते रहे हैं। आज भी इनके नेता बोल रहे हैं कि इन्होंने लॉबिंग की है, इनके कारण हमारी पार्टी कमजोर पड़ी है। ये शुरू से ही शरद पवार के लिए सहमति जताते आ रहे थे, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे से अलग रुख इन्होंने रखा है, जबकि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ही पार्टी चला रहे हैं। तो संजय राउत की वजह से ये सीट इनके हाथ से गई है और आदित्य ठाकरे भी इस वक्त नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये एक बड़ा मौका लग रहा था कि हम यहाँ पर एक अपना उम्मीदवार ला सकते थे। अब इनको क्या फायदा हुआ? देखिए, शरद पवार को तो सीधा फायदा है, कांग्रेस को ये है कि शरद पवार को उम्मीदवार बनाकर कम से कम महायुति ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती तब तो बीजेपी सरेंडर नहीं करती, बीजेपी अपना उम्मीदवार पक्का उतारती, जीतती या हारती एक अलग बात है, और जीतने की संभावनाएं बहुत थी क्योंकि सेंध लग जाती। यहाँ तो कांग्रेस के 10 के 10, जो कांग्रेस के पास 16 है वो ठीक से कांग्रेस के पास नहीं है। यहाँ उद्धव ठाकरे के विधायक भी अलग परेशान चलते हैं और शरद पवार की पार्टी के तो चाहते ही हैं कि विलय हो जाए, वो तो खुद सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इनको सेंध लगने का बड़ा डर सता रहा था। और यहाँ शरद पवार के मामले में भी अगर बीजेपी ने उतार दिया होता तो वोट विभाजित हो जाते, लेकिन अब क्योंकि शरद पवार जैसे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने भी यही सोचा कि शरद पवार जैसे कैंडिडेट है, वरिष्ठ नेता है, और बीजेपी भी कुछ आगे की प्लानिंग कर रही है कि कभी भी अगर इन्हें इधर लाया जा सके तो 2029 के लोकसभा में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। सिर्फ विपक्ष में कौन बचेगा? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस विपरीत धारा वाली पार्टियां एक तरह से रही है। भले उद्धव ठाकरे अब तुष्टीकरण करने लगे, लेकिन इनके बीच में जो जोड़ बनाते हैं वो है शरद पवार। अगर वही खिसक जाएंगे तो इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला है। बीएमसी में कुछ नहीं हुआ इनके बीच। तो यहाँ पर बीजेपी तो लॉन्ग टर्म लेकर सोच रही है कि आगे चल के देखते हैं कि शरद पवार को कैसे फिर इधर लाया जा सके। एनसीपी का विलय को लेकर फिर सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे को फोन भी किया था पर्सनली कि शरद पवार का समर्थन करे। तो कांग्रेस को यही लगा कि चलो परोक्ष रूप से ही सही, इंडिया अलायंस की एक सीट तो रहेगी, हमारी नहीं रहेगी लेकिन इंडिया अलायंस की कम से कम रहेगी।
अब अगर उद्धव ठाकरे को भी उतार देते तो भी बीजेपी सरेंडर नहीं करती, कम से कम एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल सरेंडर नहीं करते। और उद्धव ठाकरे ने ऐसी कोई स्थिति भी नहीं बना रखी है कि संबंध भी ऐसे अच्छे नहीं बनाए हैं, तो उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया जाता और एकनाथ शिंदे तो जरूर उतारते। तो ऐसे में इनके लिए समस्या हो सकती थी कि ये सीट हार सकते थे। तो कांग्रेस ने तो अपना ये रास्ता अपनाया कि एक सेफ साइड ले लो, अपना हम उतार नहीं सकते, उद्धव ठाकरे का नहीं उतारेंगे, शरद पवार के साथ रहते हैं, शरद पवार को वो जीत भी सकते हैं, इसमें उनको निर्विरोध चुन लिया जाएगा तो उनका नाम ले दो। तो यहाँ तो ना कांग्रेस ने साथ दिया उद्धव ठाकरे का, ना तो शरद पवार ने साथ दिया उद्धव ठाकरे का, और बीजेपी, एकनाथ शिंदे, ये तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी अड़चन बन के बैठे ही हुए हैं। तो इस वक्त इनके पास तो कोई है ही नहीं। बीएमसी में वैसे ही कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था, गठबंधन के लिए तड़पते रह गए, राहुल गांधी को फोन तक मिला लिया, वो कहाँ बाहर गए थे, जर्मनी गए थे, कहाँ गए हुए थे, तो फोन तक मिला लिया वहां पे उद्धव ठाकरे ने कि किसी तरह मना ले, लेकिन माने नहीं। अब देखिए उद्धव ठाकरे की एक मुसीबत और है, वो है एमएलसी का चुनाव, क्योंकि एमएलसी में करीब इनको चाहिए होंगे 30-32 वोट चाहिए इन्हें उद्धव ठाकरे को जीतने के लिए। अपने से तो अकेले जीत नहीं सकते, इन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए, 36 बन जाएंगे उससे, और शरद पवार का साथ चाहिए जिससे कि बन जाएंगे 46। लेकिन एमएलसी में बीजेपी या एकनाथ शिंदे उतारेंगे, ये निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने तो पहले ही कह दिया है, इनकी पार्टी के नेता ने, कि हमारे पास सुप्रिया सुले का फोन आया था शरद पवार को समर्थन देने के लिए, अगर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एमएलसी में समर्थन मिले तो फोन करके समर्थन मांगे, एकनाथ शिंदे को फोन करे उद्धव ठाकरे और उनके सामने एक तरह से गिड़गिड़ाए, बोले कि मुझे एमएलसी जीतने दो तो मैं जीतने दूंगा। अब ये तो बोल चुके, तो यानी कि अगर उद्धव ठाकरे फोन नहीं करते हैं, जो कि वो नहीं करेंगे, तो एकनाथ शिंदे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हो सकता है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे और उद्धव ठाकरे के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खड़े होकर भी अगर ये नहीं जीते तो फिर तो घोर बेइज्जती वाली बात है उद्धव ठाकरे के लिए। इनको अगर जद्दोजहद भी करनी पड़ी तो ही वो फजीहत वाली बात है, कि किसी तरह से जीत गए वो एक अलग बात है, लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और हो सकता है कि हार का सामना करना पड़े, या फिर उद्धव ठाकरे एमएलसी की सीट लड़े ही ना। अगर इन्हें लगेगा कि हारने की स्थिति बन रही है तो ये एमएलसी की सीट नहीं लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की धुकधुकी खत्म नहीं हुई है और मई में इन्हें एमएलसी के चुनाव के लिए जद्दोजहद करनी है, और फिलहाल इनकी पार्टी के नेता इससे खुश नहीं है, और खुद जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी निराश है कि वो, उनकी ना तो कांग्रेस ने सुनी ना शरद पवार ने, अब उनकी पार्टी के हाथ में कुछ भी लगना मुश्किल लग रहा है। और ऊपर से इन्हीं का अपना सिक्का खोटा है संजय राउत, जो कि दूसरों के लिए लॉबिंग करता है, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे इसमें भी मजबूर है कि संजय राउत के खिलाफ भी कुछ नहीं करते। इनके नेता भी इस बात की नाराजगी रहती है कि आपको अपनी पार्टी ठीक करनी है तो पहले संजय राउत को विदा करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है उद्धव ठाकरे की पार्टी का, ऐसे ही डब्बा गोल है, जैसे तैसे एक सीट लगने की, हाथ लगने की उम्मीद थी, वो भी हाथ से इनके चली गई। अब ये अपना तड़पड़ाते रहे, पछताते रहे, बेचैन रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।